ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन को। थोड़ा सा सिस्टम में कुछ इशू आ गया था। तो इवैल्यूएशन में तीन चीजें होती है बच्चों। सबसे पहला होता है मेजरमेंट। ठीक है, जब भी हमें किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करना होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? मेजरमेंट, यानी कि मापना। जैसे कि बच्चों हम किसी भी लिक्विड चीज को मोस्टली लीटर्स में मापते हैं, है ना। उसी प्रकार से बच्चे की एकेडमिक्स को भी हम किस तरीके से मापेंगे? उसके मार्क्स से, उसके नंबर से। ठीक है, तो किसी भी चीज को मापना इन न्यूमेरिकल डाटा, यानी इन न्यूमेरिकल वे, किसी भी चीज को कुछ स्कोर देना, वो क्या होता है? मापन। स्कोर बताना, अंक बताना, न्यूमेरिकल डाटा बताना, क्या होगा? मापन। किसी भी चीज को डिनोट करना न्यूमेरिकल या किसी भी स्केल पर उसको डिनोट करना, ठीक है, वो होगा मापन। दूसरा आता है हमारे पास असेसमेंट। जब भी हम किसी को फीडबैक दें, किसी का, जैसे किसी बच्चे का हमने टेस्ट लिया, ठीक है, और फिर उस टेस्ट में जो उसके नंबर आए, उससे हमने उसको क्या किया? असेसमेंट किया उसका, कि उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको फीडबैक दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा? असेसमेंट होगा। और लास्ट स्टेप रहता है हमारे पास इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। एक बच्चे को एक फाइनल मूल्य प्रदान कर देना। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल वैल्यू, फाइनल जजमेंट, फाइनल रैंक और फाइनल वर्थ, वो क्या होगा? मूल्यांकन होगा लास्ट में। ठीक है, तीनों में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, और साथ ही साथ अपने नोट्स को जरूर बना के रखना बच्चों। जितना आप नोट्स में साथ के साथ लिखते रहोगे ना, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन चलिए आगे पूछता हूं आप लोगों से। आज इसके साथ साथ मैं थोड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। इसमें किसी को कोई डाउट हो तीनों चीजों में तो बताइए मुझे जल्दी। अच्छा, मापन, मेजरमेंट। देखिए बच्चों, मापन किसी भी वस्तु को मात्रा में, किसी भी, या कोई स्कोर या अंक बताना, न्यूमेरिकल डाटा में मापना, वो होता है मापन। ठीक है, दूसरा है असेसमेंट। जैसे कि हमने एक बच्चे का टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट में उसने जो भी स्कोर किया, हमने उसको असेस किया कि उसने अच्छा किया या बुरा किया, तो वो क्या दिया? हमने उसको फीडबैक दिया है। ठीक है, क्या दिया है? हमने उसको फीडबैक दिया है। और लास्ट में आता है आकलन। जो भी उसने परफॉर्मेंस की या जो भी उसका रैंक आया, वो फाइनली कितना आया, वो होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल वैल्यू, फाइनल रैंक, फाइनल जजमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है इवैल्यूएशन का? कि हमें ये मेजर करना होता है कि हमें क्या डिसाइड करना है। मापन का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होगा? कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या मापना है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी का वेट मापना है, ठीक है, तो मैं उस वेट को लीटर्स में तो नहीं मापूंगा, वेट को मैं किलो में ही मापूंगा ना। तो हमने पहले ही डिसाइड किया हमें क्या मापना है, किसी का वेट मापना है, तो हम उसी स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे का हमने एकेडमिक स्कोर देखना है, तो हम क्या करेंगे? उससे टेस्ट लेंगे। ठीक है बच्चे, थोड़ा टाइपिंग में एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो उनको आप खुद भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं आपको करेक्ट कर दूँ। ठीक, दूसरा स्टेप होता है आकलन। अब मैं वही आपको बता रहा था, असेसमेंट, हिंदी में दोनों को ही आकलन कह देते हैं। हर चीज तो एक ही है, उसी का पार्ट है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट चार प्रकार की होती है बच्चों। देखिए, सबसे पहली होती है सेल्फ असेसमेंट। जब आप अपने आप को असेसमेंट करते हैं या आप अपने आप को मापते हैं, वो हो गई आपकी सेल्फ असेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने सी टेट का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके देखा होगा, आपने, आपको अपने आप का पता चल गया होगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है पीयर असेसमेंट। जैसे कि आपके साथी आपके साथ बैठते उठते हो, वो कोई आपको असेस करे या वो कोई आपकी अच्छाई या आपकी कमियों को बताए, तो वो होगा पीयर असेसमेंट। एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल असेसमेंट। इस असेसमेंट को कौन करता है? इस असेसमेंट को करता है आपका टीचर, यानी कि क्लास टीचर। इसको क्या करेगा? इस असेसमेंट को करेगा किसी इंडिविजुअल बच्चे के लिए। और फोर्थ होती है ग्रुप असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट के चार टाइप होते हैं। पहली हो गई सेल्फ असेसमेंट, दूसरी हो गई पीयर असेसमेंट, तीसरी हो गई इंडिविजुअल असेसमेंट, और चौथी होगी ग्रुप असेसमेंट। अब इनमें कुछ चीजें आप लोग लिख लीजिए। ये करेगा सेल्फ स्टूडेंट, ठीक है, ये करेंगे पीयर। तो यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, और बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इंडिविजुअल असेसमेंट कौन करता है? ठीक है, तो ये कौन करेगा? टीचर। ठीक है, और ग्रुप असेसमेंट भी कौन करता है? टीचर। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को लग रही होंगी, बट यही एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। बहुत इजी। मैं कह रहा हूं सी टेट का एग्जाम आप सभी लोगों का क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे आप सबके सब कम से कम 110 प्लस स्कोर करें। 150 में से इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 90 पर बात नहीं करेंगे हम 110 पर बात करेंगे। बट जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जल्दी बच्चों।
अच्छा, 3 और 4 दोबारा रिपीट कर दूं? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, इंडिविजुअल असेसमेंट, एक क्लास में जब टीचर किसी पर्टिकुलर बच्चे की असेसमेंट करे वो होगा इंडिविजुअल असेसमेंट। बाकी बच्चों को की असेसमेंट नहीं कर रहा, वो उसको हिदायत दी गई है या उसको कोई ऑर्डर मिला है या उसका कुछ पर्सनल गोल है उस बच्चे के साथ कि मुझे इसकी असेसमेंट करनी है आज, बाकियों की नहीं करनी, तो वो होगी इंडिविजुअल असेसमेंट, जब किसी एक बच्चे की असेसमेंट टीचर द्वारा की जाए। दूसरी होती है ग्रुप असेसमेंट, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों की असेसमेंट की जाए, साथ में ग्रुप में की जाए। ठीक है, नोट्स आप लोग साथ के साथ जो मैं बोलूं उसको लिख लो बस, लेकिन आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है स्कूल के अंदर असेसमेंट में? स्कूलिस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, स्कूल के आधार पर बच्चों का असेसमेंट करना। ठीक है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% यहां से आएगा, 1 मार्क्स या 2 नंबर का भी आ जाता है 100%, अभी तक तो आया ही आया है। ठीक है, इसको 99 कर दूंगा, नहीं तो अगर 99.9, 1% तो आप समझ सकते हो कुछ भी चीजें इधर उधर हो सकती है। यहां से हमेशा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। 1 मिनट बच्चों, अभी डले नहीं है, बाद में डल जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, पीयर असेसमेंट बहुत इजी है बच्चों, जैसे कि आपके फ्रेंड्स आपको असिस्ट करें, आपके फ्रेंड्स आपकी अच्छाइयां या कमियों को बताएं आपको कि आप इस चीज को सुधार सकते हो या ये कर सकते हो, वो असेसमेंट करें आपकी, तो वो होती है पीयर असेसमेंट। ठीक है बच्चों, फॉर्मेटिव और सुमेटिव याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को एक और नाम भी दे दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है, 1 मिनट रुकिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये फॉर से क्या रहेगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी कि यहां पर लिखा भी हुआ है सीखने के लिए आकलन, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज टीचर द्वारा की जाती है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए किसी बच्चे को पता हो तो। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जाती है, किस किस बच्चे को पता है? मैं साथ के साथ ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता हूं ताकि उन बच्चे के नाम मुझे याद रहें, जल्दी से। में टीचर क्या करता है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। स्कूलास्टिक एस्पेक्ट होता है, साक्षी बच्चे, आपके स्कूल का करिकुलम, स्कूल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सारी उसी के अंदर आती हैं, तो उनमें बच्चा कैसा परफॉर्मेंस करता है उसका असेसमेंट। ठीक है, चलिए जल्दी, फीडबैक देता है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, ड्यूरिंग द क्लास होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिटवीन इन द सेमेस्टर, लेकिन करेक्ट चीज मैं ढूंढ रहा हूं कि कौन बच्चा बताएगा। बिल्कुल सटीक एक शब्द का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, इंप्रूव कराता है, बिल्कुल सारी बातें सबकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज बड़ी ऐड हो जाती है, रेमिडल एंड डायग्नोस। ठीक है, डायग्नोस एंड रेमिडल टीचिंग इसके अंदर कराई जाती है, यानी कि बच्चों के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि ये लर्निंग के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज, जब तक ये दोनों चीज आप लोगों को क्लियर नहीं होगी इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। बच्चे के इंटरेस्ट से मतलब नहीं होता बच्चों, मतलब तो होता ही है, लेकिन इसमें उससे उसका कोई मतलब नहीं है। रेमिडल एंड डायग्नोस, बिल्कुल अर्चना वर्मा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है बच्चे। ठीक है, यहां पर जो ये शब्द लिखा है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए असेसमेंट। ठीक है, जैसे कि मान लो बच्चे का यूनिट टेस्ट ले लिया, ठीक है, आपको किसी बच्चे की रीडिंग स्किल्स को सुधारना है ताकि फाइनल में जब उससे वाइवा लिया जाए या उससे कुछ पूछा जाए तो वो उसको अच्छे तरीके से उसका जवाब दे सके। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बच्चे को सुमेटिव असेसमेंट के लिए तैयार करता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट्स के लिए तैयार करता है। ठीक है, ये डेली बेस पे होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो ये डेली बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, रोज कर सकता है इसको टीचर क्लासरूम में, ड्यूरिंग द क्लासरूम, ये चीजें आगे भी लिखवाऊंगा मैं, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लासरूम ये होता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में किसी बच्चे को डाउट है तो दोबारा बताइए, पूछिए, क्वेश्चन बताइए, किसी बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट में डाउट हो तो, नहीं हम आगे चलते हैं जल्दी। बिल्कुल, फीडबैक फुली इन्वॉल्व होता है, फीडबैक दिया जाता है इसमें बच्चे को, तभी तो बच्चा सुधरेगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, बच्चे के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करने के लिए, इसीलिए इसको डायग्नोस एंड रेमिडल टीचिंग बोला जाता है, किसको? फॉर्मेटिव असेसमेंट को। ठीक है, जल्दी देखो ये बच्चों, डायग्नोस टीचिंग होता है जब, ये चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। डायग्नोस होता है जब हम बच्चे के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है,
लर्निंग डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा एग्जाम में, तो वो हो गया आपका रेमिडल। ठीक है, अब आपने बच्चे की कमी आपको पता चल गई है, जैसे कि क्लास के अंदर आपने बच्चे से एक छोटा सा क्लास टेस्ट ले लिया। ठीक है, सपोज करिए कि इंग्लिश के टीचर ने या साइंस के टीचर ने क्लास के अंदर एक छोटा सा टेस्ट लिया और उसने देखा कि कुछ बच्चे कंटिन्यूअसली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर फेलियर हो रहे हैं या उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वो अच्छे हैं। तो टीचर क्या करेगा, जहां पर उस बच्चे की गलती है उसको सुधारेगा, उसको इंप्रूव करेगा, तो वो हो जाएगा रेमिडल। ठीक है, तो लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना आपका डायग्नोस करना होता है और उन्हीं गैप्स को फुलफिल करना रेमिडल होता है। किसी बच्चे को इस चीज में अभी भी डाउट हो तो जल्दी बताइए। ठीक है, और फॉर्मेटिव होता है लर्निंग को बेटर करने के लिए, है ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है डायग्नोस एंड रेमिडल टीचिंग, वो आगे मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को जल्दी। क्लास टेस्ट उसमें सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यूनिट टेस्ट हो गए, वो भी इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इनफॉर्मल टेस्ट जितने भी होते हैं वो भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। दूसरा आता है हमारे पास सोमेटिव असेसमेंट। जी हाँ, इसको फॉर्मल असेसमेंट भी बोला जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया था वो होगा इनफॉर्मल, ये होगा फॉर्मल। हाँ बिल्कुल, सरप्राइज टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा। इसको फॉर्मल सोमेटिव असेसमेंट को फॉर्मल असेसमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बच्चे का फाइनल रिजल्ट होता है। इसको पेन पेपर असेसमेंट भी बोल दिया जाता है। यहां पर बच्चे की फाइनल ग्रेड निर्धारित होती है। अगर बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो यहां पर बच्चे को नेक्स्ट डिवीजन में भी भेजा जाता है। ठीक है, तो वो होगा आपका सुमेटिव असेसमेंट। मैंने बताया था आप लोगों को पेन पेपर टेस्ट, ड्रम टेस्ट, जो साल में 1 या 2 बार किए जाते हैं। ठीक है, जितना आपने सीखा है उसका असेसमेंट वो होगा सुमेटिव असेसमेंट। एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, दोनों चीजें आप 1 मिनट में समझ जाओगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सीखने के लिए असेसमेंट, ठीक है, इस बात को गांठ बांध लो। सुमेटिव असेसमेंट होता है जितना भी सीखा है उसका असेसमेंट, उसके बाद आप उसमें कुछ सीख नहीं सकते। ठीक है, फाइनल जो आपने पूरे साल में जो सीखा है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो फॉर्मेटिव होगा या सुमेटिव होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है, जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया आपने, जल्दी से। प्री बोर्ड क्या होगा, एक भी बच्चे का अभी तक गलत जवाब नहीं आया, बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है, तो इसका मतलब जिस जिस बच्चे ने सही जवाब दिया वो सब सीखे हैं, फॉर्मेटिव होगा, है ना। वो आप प्री बोर्ड एग्जाम क्या करा रखा है, स्कूल वाले क्यों प्री बोर्ड लेते हैं, ताकि आपके जो बोर्ड्स में नंबर आए वहां पर सुधार हो सके। आप प्री बोर्ड आपने दिया, आपने देखा कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, आप बोर्ड एग्जाम से पहले उसको अच्छे से पढ़ोगे, है ना। प्री बोर्ड ने क्या किया, आपके लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई किया, आपकी लर्निंग में जो कमी थी उसको आइडेंटिफाई किया, तो आपने उसको सुधारा, तो वो क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड भी आप इस चीज को बोल सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा डीप लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। जब आप अपने सीखने को सुधारने के लिए, बच्चों मैं इसीलिए इससे आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाफ ईयरली और फाइनल जो रिजल्ट आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखे जाते हैं ना, वो होते हैं आपके सुमेटिव असेसमेंट, जिनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके सुमेटिव हो जाएंगे। बिल्कुल, सीटेट आपका सुमेटिव असेसमेंट है, फेल हो गए तो फेल हो गए, लेकिन जो आप इस क्लास में, मैं अभी आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं 20 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आपके जितने जवाब आएंगे वो एक तरीके क्या है, कैसा टेस्ट ले रहा हूं मैं, फॉर्मेटिव टेस्ट ले रहा हूं, ताकि वहां पर आप अपनी कमियों को देख ढूंढ पाएं और उनको सुधार सकें। अभी भी किसी बच्चे को इन दोनों में कोई डाउट हो तो बताइए, बिना डाउट क्लियर करे हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी से। क्योंकि बच्चों ये हर बच्चे को क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेसिक है, बेसिक। एक टीचर को ये चीज पता होना चाहिए कि असेसमेंट किस किस तरीके के होते हैं। बहुत बढ़िया, किसी भी बच्चे को, अच्छा एक बार सुमेटिव बता दीजिए। चलिए आगे और सुमेटिव बताता हूं, मैं आपको आगे बताता हूं। तो ये वही है अभी जो मैंने फॉर्मेटिव के बारे में आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ठीक, शिक्षण अधिगम अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, ऑन डेली बेसिस पे ये होता है। अचीवमेंट टेस्ट, अभी डिफरेंस तो बताया बच्चे फॉर्मल और इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल वही होता है जैसे सरप्राइज टेस्ट हो गया आपका, ठीक है, क्लासरूम में किसी को बेंच पे ऐसे खड़ा करके कुछ भी कुछ चीजें पूछ लिया, क्विज हो गया, जैसे मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि प्री बोर्ड क्या होता है और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्या है, वो एक इनफॉर्मल टेस्ट ही हो गया आप लोगों का।
ठीक है। फॉर्मल होता है जिन पर आपकी ग्रेड निर्धारित की जाती है। आपका सीटेट फॉर्मल होगा, ठीक है। जो पेन पेपर टेस्ट होते हैं वो होते हैं आपके फॉर्मल टेस्ट, जिनके नंबर आपकी फाइनल रिपोर्ट कार्ड में चढ़ते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। जिसको आजीवन भर आप लेमिनेशन करा के अपने घर पे रखते हैं, वो सारे के सारे आपके फॉर्मल टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, जरूरी नहीं है कि सुमेटिव असेसमेंट सिर्फ साल में एक बार होगा, वंस और ट्वाइस, 2 बार भी हो सकता है, हाफ ईयरली जो आप लोग देखते हैं। हाँ जी, डाउट लिख दो बच्चों, क्वेश्चन में से मुझे बोलो कि सर एक डाउट है, डाउट अपना लिख दो, जैसे ही मुझे स्क्रीन पर आपको सवाल दिखेगा मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए, इट्स मेजर द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि अचीवमेंट पूरे साल में बच्चे ने क्या सीखा, क्या अचीव किया, उसका मेजरमेंट ये होता है, ठीक है। यहां पर सुधारने की कोई यहां पर सुधारा नहीं जाता बच्चे को, यहां पर बस मेजर कर दिया जाता है कि ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, आप यहां स्टैंड करते हो बच्चे को, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये बच्चे का फाइनल रिजल्ट होता है। बिल्कुल हो सकता है क्वार्टरली एग्जाम भी, बिल्कुल। स्टूडेंट का जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। और क्वेश्चन पूछिए बच्चों, अच्छा लगता है आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहे मुझे उतना अच्छा लगता है, ताकि बच्चे इन्वॉल्व है क्लास में पूरा। क्वेश्चन इस पे बहुत सारे कराऊंगा, अगर आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। देखिए इसमें रिजल्ट बनता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में रिजल्ट नहीं बनता, इन चीजों को याद रखिएगा बच्चे। रहिल खान अपना क्वेश्चन लिख ली, बताइए मुझे, तभी तो मैं उसका उपचार करूंगा, ठीक है। इट कांट बी डायग्नोस एंड रेमिडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इस चीज को समझिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसको फिर रेमिडल कर सकते हैं, लेकिन सोमेटिव असेसमेंट को हम कभी भी डायग्नोस और रेमिडल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ देखिए कोमल बच्चे, जो चीज मैंने वही आपको बताया ना, जो चीजें आपको फाइनल रिजल्ट में लेके जाएंगी वो आपकी सारी फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। जो चीज आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में चढ़ेगी वो चीज फॉर्मेटिव सोमेटिव है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, जो बदली नहीं जाएगी। यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे आपका, ठीक है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि असेसमेंट के मोड कितने होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 4 टाइप पढ़े थे असेसमेंट के, जल्दी से आप सारे लोग टाइप करिएगा कि कौन कौन से टाइप थे। अब बात आती है कि असेसमेंट के मोड कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया आपके पास असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। पहला कौन सा आ गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये वही बात आ गई, इसमें आप बच्चों का निदान व उपचार करते हैं। क्या करते हैं, निदान व उपचार करते हैं, बच्चे की कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ठीक करते हैं। ये बहुत ही अभिन्न अंग होता है हमारे टीचिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो इसलिए यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे की लर्निंग बढ़ती है, क्योंकि आपने बच्चे की कमियों को आइडेंटिफाई किया, तो आप उनको ठीक करोगे तो क्या होगा, बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होगी, वो अच्छे तरीके से उसको कर पाएगा, डेली बेसिस पे होता है। तो ये जो यहां भी आप इस असेसमेंट फॉर लर्निंग देखे ना, तो समझ लीजिएगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही, ठीक है, तो सेम रहेगा। सेकंड आता है इसमें असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक। अब यहां पर 2 तरीके के असेसमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। बच्चा इसमें, एक सेकंड गाइस, आ रहे हैं कुछ बच्चे तो, चलिए। तो मोड्स पर हम कहां आ गए थे, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इसमें बच्चा स्वयं का निदान व उपचार करता है, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होगा, बच्चा स्वयं का निदान व उपचार करता है, बच्चा खुद से अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करता है और खुद से ठीक कर लेता है, या उसके पीयर भी उसका निदान व उपचार करते हैं, ठीक है। सो इसमें असेसमेंट कौन करेगा, पीयर और बच्चा सेल्फ असेसमेंट, ठीक। पीयर एंड स्टूडेंट, इंडिविजुअल जो भी सेल्फ। याद रखिएगा असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, या तो बच्चे का निदान व उपचार वो खुद करता है एज, या उसका साथी, ठीक है। तो इसमें कई बार टीचर एक एक्टिविटी करता है, इस मॉडल में ग्रुप्स बना देता है, ठीक है। एक बनाता है हेटेरोजेनियस ग्रुप, एक बनाता है होमोजेनियस ग्रुप। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इन दोनों ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप बेटर रहता है क्लासरूम के लिए। तो जल्दी बताइए बच्चों, हेटेरोजेनियस अच्छा रहेगा या होमोजेनियस अच्छा रहेगा। जी हाँ, आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बच्चों हेटेरोजेनियस ग्रुप ज्यादा बेटर काम करेगा या होमोजेनियस ग्रुप ज्यादा काम करेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, एक भी बच्चे ने गलत जवाब नहीं दिया, बिल्कुल, 1 2 मेरे हैं
शेर बच्चे जो गलत जवाब दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगली बार सही देना। हेट्रोजीनियस ग्रुप है ना, अलग अलग योग्यता वाले बच्चों को आप अगर ग्रुप्स में डालेंगे तो वो एक दूसरे को देखकर चीजों को ठीक कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप समझिए, कुछ बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स के अंदर अच्छे हैं, उन सभी को हमने कुछ बच्चे हिंदी में अच्छे हैं, उन सभी को हमने एक ग्रुप में डाल दिया, तो किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी की कोई चीज अच्छी है। इससे क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, जिसकी जो कमी होगी उसको दूर कर देंगे। और अगर हम सेम योग्यता वाले जो मैथ्स में अच्छे हैं उनको अलग ग्रुप में बिठा दिया, जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनको अलग ग्रुप में बिठा दिया, तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, असेसमेंट इन लर्निंग। इसमें क्या होगा बच्चे, सिंपल सी असेसमेंट इन लर्निंग में एक बात आप याद रखिएगा कि बच्चा इसमें अपनी कमी को तो ढूंढ लेगा, लेकिन उस कमी को ठीक कौन करेगा, टीचर करेगा, ठीक है। इन दिस अप्रोच चाइल्ड डू सेल्फ डायग्नोस, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चा अपनी कमी को तो, जैसे कि मान लीजिए मुझे मैथ्स के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में कुछ डाउट्स है और मुझे पता है, तो मैं अपना डाउट्स अपने टीचर के पास लेके जा रहा हूं और वो टीचर उसको ठीक कर रहा है, तो वो होगा असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक। यहां किसी कोई डाउट, जल्दी से चलें आगे, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आता है फोर्थ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आपका वही सोमेटिव असेसमेंट है, ठीक है। बच्चे ने पूरे साल क्या याद किया या क्या बच्चे को समझ में आया, ये उसका असेसमेंट है, ठीक। यहां पर बच्चे का वैल्यू जजमेंट होता है, इट्स अ क्वांटिटिव प्रोसेस प्लस क्वालिटिव, दोनों ही चीजें इसमें देखी जाती है, उसकी मात्रात्मक और गुणात्मक। कि बच्चे को हमने एक रैंक दे दी और वहां से पता चलता है कि उसकी गुण क्या क्या है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो अगेन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जितना भी याद किया उसने उसका असेसमेंट, ये चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली चाहे वो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, या आपका एनसीएफ 2005 हो, या आपकी राइट टू एजुकेशन 2009 हो, सभी में इस चीज को एम्फसाइज किया गया है। ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि लगातार और हर पक्ष का इवैल्यूएशन, यानी कि किसी बच्चे को डेली बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन किया जाए और उसकी हर पक्ष का, चाहे वो स्कूलिस्टिक हो या को स्कूलिस्टिक हो, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्लास। CCE से क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। तो CCE में कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही होता है कि लगातार ऑन डेली बेसिस आपको बच्चे का इवैल्यूएशन करना है, ताकि आप बच्चे को इवैल्यूएट करके उसको तुरंत ठीक कर सकें, और बच्चे के हर पक्ष का करना है, ठीक है। गेम्स में बच्चा कैसा है, सब्जेक्टुअल नॉलेज कैसी है, करिकुलम एक्टिविटीज में कैसा है, को करिकुलम एक्टिविटीज में कैसा है ना। तो बच्चे के चौमुखी विकास इससे होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, CCE क्यों कराया जाता है स्कूल्स के अंदर। इससे क्या होगा, इससे बच्चे का चौमुखा विकास होगा, यानी कि चारों तरफ का विकास होता है, ठीक है। जब आप बच्चे के हर पक्ष का इवैल्यूएशन कर रहे हो और लगातार कर रहे हो, तो आप उसको सुधार भी सकते हो ना, यही चीजें। हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग इसलिए कराई जाती है ताकि आपकी लर्निंग को बेटर कर सके, ठीक है। इसमें टीचर बच्चे का निदान व उपचार करता है, ठीक है। तो इसमें कौन करेगा असेसमेंट, टीचर करेगा, इन चीजों को याद रखिएगा। दूसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग, यहां पर बच्चा अपना एक दूसरे का सेल्फ असेसमेंट करता है और निदान व उपचार करता है, ठीक है। थर्ड था असेसमेंट इन लर्निंग, यहां पर बच्चा अपनी डायग्नोस खुद करेगा, लेकिन रेमेडी किससे पाएगा, टीचर से पाएगा। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टूडेंट प्लस टीचर। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो आपने पूरे साल में जो पढ़ा है उस लर्निंग का क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ये दोनों तरीके का होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये कैसा है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपको जो ग्रेड दे रहा है वो आपको क्वालिटी दिखा रहा है, ठीक। आपको जो नंबर दे रहे हैं इसमें वो आपकी क्वांटिटी दिखा रहे हैं। ये एंड ऑफ सीजन भी होता है, बिल्कुल। तो यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, इस चीज को याद रखिएगा। CCE में कौन सा असेसमेंट होगा बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, सुमेटिव असेसमेंट पार्ट नहीं होता CCE का, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को भी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वही होगा ना बच्चे, आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग शब्द में ही अर्थ है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि जो भी आपने लर्न किया उसका असेसमेंट, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की कठिनाई की पहचान करने के लिए अध्यापक द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यविधि किसका अंश है, जल्दी से बताइए। द प्रोसीजर यूज्ड बाय टीचर्स टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टी ऑफ लर्नर इन वेरियस फील्ड ऑफ लर्निंग आर पार्ट ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर सुमेटिव असेसमेंट, जल्दी से।
अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की कठिनाई की पहचान करने के लिए। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने, बहुत इजी लग रहा होगा आपको लेकिन इजी नहीं है, और लगभग लगभग काफी बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया, सभी दोनों बच्चों ने लगभग ठीक ही बात कही है कि सर फॉर्मेटिव है या डायग्नोस्टिक है। आप एक बात समझिए क्वेश्चन को, इसलिए मैं कहता हूं बिल्कुल जिन जिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो क्या कह रहा था, द प्रोसीजर यूज्ड बाय टीचर, या एक प्रोसीजर के बारे में पूछ रहा है वो, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, सिर्फ डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करना है तो डायग्नोस होगा, वो उसका पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। मान ली मैंने बात, बच्चों जिन्होंने ये जवाब भी दिया है इतना गलत नहीं है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी था, उसने सिर्फ यही पूछा कि लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इन फील्ड ऑफ लर्निंग, वो किसका पार्ट, हाँ सॉरी, आर पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिल्कुल ठीक है, बी वाज द राइट आंसर। यहां पर उसने पार्ट पूछा है, ठीक है, अगर सिर्फ लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना पूछता तो डायग्नोस्टिक आता। इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर पार्ट पूछा है, किसका पार्ट होता है लर्निंग डायग्नोस को आइडेंटिफाई करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिल्कुल सही है आप लोगों का भी, ठीक है। एक बार तो मैंने पार्ट शब्द पढ़ा ही नहीं, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो जब भी आपसे पार्ट पूछेगा आपका जवाब रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी वाज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सुमेटिव, साक्षी बच्चे, सुमेटिव असेसमेंट सीसीई के अंदर इसलिए नहीं आता क्योंकि सीसीई का मतलब होता है बच्चे का विकास करना, ठीक है, बच्चे के हर पक्ष का इवैल्यूएशन करना, बच्चे के हर पक्ष में कमियों को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना। सुमेटिव असेसमेंट तो बस उसका फाइनल रिजल्ट बता सकता है ना, कि उसने पूरे साल में क्या लर्निंग की, इसीलिए नहीं आएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस ये है कि डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव का एक पार्ट है, ठीक है, तो वहां पर उसने पार्ट ही पूछ लिया। समझ में आई बात, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। चलिए, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज फॉर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफरेंसेस, किस प्रकार का मूल्यांकन, अब बात आ गई ना, किस प्रकार का मूल्यांकन अधिगम की कमी का पता लगाने, सिर्फ कमी का पता लगाया जाता है, किस प्रकार के में, फॉर्मेटिव, अनस्ट्रक्चर्ड, डायग्नोस्टिक या फिर सुमेटिव, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, यहां पर क्या पूछा गया है, सिर्फ कमी, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक वाज द करेक्ट आंसर। अगर यहां पर पूछा जाता कमी के साथ उस कमी को सुधारना किसका पार्ट है, तो फॉर्मेटिव होता, ठीक है। अब यहां पर पार्ट नहीं पूछा, उसने बता दिया कि कमी आइडेंटिफाई हम किस में करते हैं, तो डायग्नोस्टिक के अंदर करते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं। डिफरेंस इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू, एक फिर से मैंने क्वेश्चन डाला है कि डिफरेंस, अधिगम की कठिनाई को आइडेंटिफाई करना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक, सुमेटिव या नन ऑफ द अबव, जल्दी से। हाँ जी रुचा, जल्दी बताइए बच्चे आपका क्या क्वेश्चन है। तो वही तो टाइप ही तो है, सिर्फ अगर टाइप पूछा गया है ना तो टाइप ही तो है बच्चों। लर्निंग के गैप्स को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, सिर्फ गैप को, वहां पर लिखा नहीं हुआ कि उनको ठीक भी किया गया है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि किसका पार्ट है, तो पार्ट तो फॉर्मेटिव के तो दोनों पार्ट हो गए ना, डायग्नोस्टिक एंड रेमिडल, बिल्कुल। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। देखिए फिर से क्वेश्चन ने क्या पूछा था, डिफिकल्टी इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू डायग्नोस्टिक, सिर्फ डिफिकल्टी पूछा है। चलिए इसका जवाब दीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, व्यापक मूल्यांकन डैश के निर्धारण को सूचित करता है। को करिकुलम एक्टिविटीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज या सुमेटिव असेसमेंट टेस्ट। चलिए जल्दी से बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया था बच्चों अभी कि सीसीई प्रोसेस के अंदर जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव का जो मतलब था वो यही था कि बोथ को स्कोलास्टिक एंड स्कोलास्टिक वैल्यूज, ठीक है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह क्या होगी। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंडक्ट ऑब्जेक्टिव टर्म्स एंड एग्जामिनेशन, मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट या सेमेस्टर सिस्टम इवैल्यूएशन। किस तरीके से आप बच्चे का सबसे बेहतरीन इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जल्दी से प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, लगातार आप बच्चे का मूल्यांकन करके, है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करके आप क्या कर सकते हो, बच्चे की बिल्कुल हर पक्ष का निदान व उपचार भी कर सकते हो, डेली बेसिस पे कर सकते हो। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे थे, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर
एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को जो भी डाउट हो, कल मैं 5 मिनट का समय आप लोगों को दूंगा, उसमें आप मुझसे आप हर एक डाउट पूछ सकते हैं। और यकीन मानिएगा, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम आता है, आप लोग आराम से इसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, सो डोंट वरी, पेडागोजी में आपके कोई भी सवाल मैं गलत नहीं होने दूंगा। एक एक क्वेश्चन को हम यहां पर करेंगे, इतने क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा कि 6-7 क्वेश्चन तो आपको सेम एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, आप सभी को मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में। ठीक है, नमस्कार।